Dear students, BSc Part Second Physical Chemistry Thermodynamics Unit number 1 में वीडियो नंबर 8 Myself राम स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। अभी तक आपने जूल गुणांक इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन प्रभाव। इसको समझने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर एक जो है दो पिस्टन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पिस्टन ये वाला है जहाँ क्रशर है और दूसरा पिस्टन इधर है। एक बीच में जो है दोनों के एक सरेंद्र पात्र लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में जो है हाई प्रेशर से कोई गैस भरी हुई है, राइट साइड में लो प्रेशर के साथ कोई गैस भरी हुई है। कोई भी गैस हो सकती है। जब हम इस पिस्टन पर दबाव डालते हैं, इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में दबाव डालते हैं, तो हाई प्रेशर से ये वाली जो गैस है वो सरेंद्र पात्र से होती हुई लो प्रेशर वाले एरिया में जाती है, जिससे ये वाला जो पिस्टन है वो बाहर की ओर गति करता है। अब यहाँ पर जब कोई गैस हाई प्रेशर से सरेंद्र पात्र में से लो प्रेशर की ओर जाती है तो उसके टेम्परेचर में बदलाव आता है। ये टेम्परेचर में बदलाव या टेम्परेचर में जो कमी है वो दोनों पिस्टन्स या दोनों तरफ सरेंद्र पात्र के दोनों तरफ भरी हुई गैस के दाबों के अंतर के बराबर होता है। अब हम चलते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ हमें देखने को ध्यान में रखनी है या देखनी है। पहला है, हमें ये प्रक्रम रुदोष्म प्रोसेस या रुदोष्म प्रक्रम के द्वारा संपन्न कराना है। दूसरा, यहाँ जो प्रक्रम संपन्न होगा वो आइसो एंथैल्पिक होगा। आइसो एंथैल्पी, आइसो एक अलग शब्द हो गया। आइसो का मतलब होता है सेम, एंथैल्पी यानी एंथैल्पी। एंथैल्पी का हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसो एंथैल्पी का मतलब पहले भी एंथैल्पी उतनी ही रहेगी और बाद में भी एंथैल्पी उतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एंथैल्पी का जो डिफरेंस है, बाद वाली एंथैल्पी मान लीजिए H2, पहले वाली एंथैल्पी H1, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसका मान 0 होना चाहिए, तब ये प्रक्रम जो है आइसो एंथैल्पिक कहलाता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रुदोष्म प्रक्रम के थ्रू हमें रुदोष्म प्रोसेस के थ्रू इस प्रक्रम को संपन्न कराना है, और दूसरा ये प्रक्रम आइसो एंथैल्पिक होना चाहिए। अब हम इसकी डेफिनेशन को लेके चलते हैं। रुदोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरेंद्र डाट या पोरस प्लग से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैस के ताप में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। गैस के ताप में कमी हो जाती है। यही प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। गैस के ताप में कमी सरेंद्र डाट के दोनों ओर दाब के अंतर के समानुपाती होती है, और ये आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है। यानी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज डेल पी। और दोनों पहले टेम्परेचर क्या था और बाद में गैस का टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, तो वो होता है डेल टी। तो इन डेल टी का जो मान आएगा वो डेल पी के समानुपाती होगा। यानी प्रेशर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा अराइज होगा। यहाँ पर आपको दो गैसें दिखाई दे रही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो है -80 डिग्री से नीचे ताप पर ही जो है कूलिंग इफेक्ट या शीतलन प्रभाव दिखाती है। -80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये हीटिंग इफेक्ट जो है प्रदर्शित करती है। इसी तरह से हीलियम -240 से नीचे डिग्री 240 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप पर ही जो है कूलिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। इससे पहले यानी जो भी टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से लेकर के -239 तक ये जो है हीटिंग इफेक्ट या जो है शीतलन के बजाय कुछ जो है हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती है। अब ऐसा होता क्यों है? आखिर क्या कारण है कि जूल थॉम्सन में जो है टेम्परेचर कम, मैक्सिमम केसेस में कम देखने को मिलता है? ये दो गैसेस हमारे लिए एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेकिन ये भी -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करने लगती हैं। तापमान में कमी का कारण एक्चुअल क्या है? गैस को जब ये बीच में आपको जो काला डॉट आपको ये नजर आ रहा है जहाँ पे अभी क्रशर है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो है सरेंद्र पात्र है, और इस सरेंद्र पात्र में से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस जाती है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस जा रही है तो गैस के अणु क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो गैस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल हैं वो टूट जाएंगे। जब गैस के आकर्षण बल टूटेंगे तो बंध को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से ली जाएगी?
सराउंडिंग से ली जाएगी, तो इससे क्या होगा, गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो गैस के ताप में कमी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाने पर गैस के अणु के बीच में पाए जाने वाले जो बल हैं, कौन से बल हैं, वान डेर वाल बल हैं, उनको तोड़ने में क्या हो जाएगी, ऊर्जा खर्च हो जाएगी। पहले तो अणु आपस में एक दूसरे के नजदीक थे जब हाई प्रेशर था, जैसे ही हाई प्रेशर से सैद्धांतिक पात्र से लो प्रेशर में गए तो गैस के अणु दूर दूर हो गए। दूर दूर कब होंगे, जब उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो आपस में टूट जाएगी। और बॉन्डिंग कौन सी थी, वान डेर वाल बल थे। जब उन वान डेर वाल बलों को तोड़ा जाएगा तो उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो एनर्जी कहाँ से ली जाती है, सराउंडिंग से ले ली जाती है, जिससे गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने से जो है आपको शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो ये था जूल थॉम्पसन प्रभाव और जूल थॉम्पसन का कारण। आगे चलते हैं। जूल थॉम्पसन प्रयोग, उन्होंने क्या प्रयोग किया, उसी डायग्राम को थोड़ा सा एलोबरेट करके ज्यादा विस्तार से मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर के साथ कोई गैस भरी हुई है, बीच में जो है पोरस प्लग या सरेंद्र पात्र लगा हुआ है। यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पिस्टन एक्स जो है हाई प्रेशर वाली जो गैस के ऊपर दाब लगा रहा है, और पिस्टन वाई जो है वो लो प्रेशर वाली गैस से आगे की ओर जा रहा है। जब यहाँ मान लीजिए प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो बाद में क्या हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। हम ये भी देखते हैं P1 इंटू V1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट होता है, इसी तरह से P2 और V2 का मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट होता है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ले जाओगे तो प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस समय गैस की इंटरनल एनर्जी E1 है और लो प्रेशर पे जो गैस आएगी उसकी इंटरनल एनर्जी E2 है। तो जब गैस को हाई प्रेशर से यहां से इस सरेंद्र पात्र में, तीर के निशान देख रहे हैं आप, सरेंद्र पात्र में से इधर भेजा जाता है, जैसे जैसे ये इधर जाएगी तो लो प्रेशर की ओर जाती है और गैस के टेम्परेचर में जो है बदलाव होता है। इसी को हम जूल थॉम्पसन प्रभाव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो पिस्टन आपको दिखाए गए हैं, बाईं ओर का प्रेशर अधिक है, दाईं ओर का प्रेशर कम है, बीच में जो है सरेंद्र पात्र या पोरस प्लग लगा हुआ है। गैस को उच्च दाब से सरेंद्र पात्र में से क्या करेंगे, हम निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं। तो पिस्टन एक्स पर किया गया कार्य, ये वाला जो पिस्टन है इसको अपने को मान लीजिए दबाव लगाना है, दबाव लगाना तो प्रेशर हाई होगा गैस का। तो अब इसको आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैस को उधर भेजने के लिए इस पर दबाव ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य हो गया P1 इंटू डी, यानी वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, कहां से कहां ले गए आपको, V1 से 0 तक हमने इसको समेशन किया। या संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा -P1 इंटू V1, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। इसी तरह से पिस्टन वाई द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा P2 dV, 0 से V2 के समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा P2 इंटू V2। तो प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा P2 V2। यहाँ देखिए, या जहाँ गैस का हाई प्रेशर है, आपको क्रशर जहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर गैस का प्रेशर ज्यादा है और इस समय जो काम हो रहा है वो है -P1 इंटू V1। यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ काम हो रहा है P2 इंटू V2। अतः तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध कार्य ये हो जाएगा W। हम फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, P2 V2 माइनस P1 V1, इक्वेशन नंबर 3। तंत्र बाहर से उष्मा का विनिमय नहीं करता है, रीजन क्या है, बाहर से उष्मा न लेता है न देता है, तो ये क्या हो गया, प्रक्रम कौन सा हो गया, रुदोष्म प्रक्रम हो गया। यानी Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो ये कौन सा प्रक्रम हो गया, रुदोष्म प्रक्रम हो गया। और क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रसारण हो रहा है। अतः तंत्र की क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा जो है वो खर्च होगी। क्या होगा, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी। यदि E1 और E2 तंत्र की दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा हो तो आंतरिक ऊर्जा में कितनी कमी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं हम, डेल E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। हम ये भी जानते हैं फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल E इक्वल्स टू होता है Q प्लस W। हम जानते हैं कि Q बराबर 0 है क्योंकि प्रक्रम क्या है, रुदोष्म प्रक्रम है, बाहर से न ऊष्मा आ रही है न ऊष्मा जा रही है। तो इस स्थिति में डेल E इक्वल्स टू हो जाएगा Q प्लस W, या डेल E इक्वल्स टू Q का मान आप 0 रख देंगे, माइनस W हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम खुद काम कर रहा है तो हमें साइन क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो डेल E का मान हम रख देंगे E2 माइनस E1, यहाँ से देख लीजिए ये रख देंगे, 0 की कोई वैल्यू मतलब नहीं है, माइनस अपनी जगह आ गया। यहाँ W का जो डिफरेंस है वो यहाँ से हम ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से हम W का मान रख देंगे, ये रहा, इस मान को हम यहाँ लाके पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1। अब
आपस में पक्षांतरण कर लीजिए। E1 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, E2 को लाओगे माइनस हो जाएगा। ये माइनस P2 इंटू V2 है तो इसको इधर लेके प्लस का हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इनको फिर इधर लाओगे तो ये वापस माइनस हो जाएंगे। अब हमने क्या है, दो चीजों को अलग कर लिया। E2 प्लस P2 इंटू V2 इक्वल्स टू E1 प्लस P1 V1। हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट साइड में जो चीज है, जो भी पद हैं, E2 प्लस P2 इंटू V2 का मान होता है H2, और E1 प्लस P1 V1 का मान होता है H1। दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालेंगे H2 माइनस H1 आएगा, तो डेल H कहेंगे इसको, और डेल H का मान क्या आ रहा है, 0। तो डेल H का मान क्या आ गया, 0। जब डेल H का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ यह एक आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है। आइसो का मतलब सेम, एंथैल्पिक का मतलब हो गया एंथैल्पी, समान एंथैल्पी, यानी पहले और बाद में एंथैल्पी का मान क्या रह रहा है, समान रहता है। तो ये हो गया। तो हमने शुरू में यही कहा था कि जूल थॉमसन प्रमेय में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला रुडोशियम प्रक्रम द्वारा संपन्न होना चाहिए, और दूसरा है कि ये आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। वास्तविक गैस के रुडोशियम प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर अथवा अपरिवर्तित रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में बदलाव हो जाएगा, लेकिन एंथैल्पी में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे है जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि H क्या होता है। H इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वैसे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यहाँ पर H जो है एंथैल्पी है, वो होती है फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। माना किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन है। गैस के प्रसारण से ताप में कमी dt तथा दाब में कमी जो है वो dp हो, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है उसको हम कैसे निकालेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 H इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर का पूर्ण अवकलन करेंगे। तो पूर्ण अवकलन करते हैं तो यहाँ dH आएगा, फिर डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इंटू dt। यानी एक बार हम प्रेशर और टेम्परेचर में से प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर के साथ अवकलन करेंगे, और दूसरी बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर के साथ अवकलन करेंगे। तो हमें इक्वेशन नंबर मिल जाएगी 2। इसी को हम ये भी जानते हैं कि डेल H अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P ये होता है Cp के बराबर होता है। तो DH वाला इक्वल्स टू हो जाएगा Cp इंटू dt अपनी जगह आ गया, प्लस अपनी जगह है DH डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T एज इट इज लिख देंगे, और dp को भी हमने एज इट इज लिख दिया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रक्रम जो है इसमें एंथैल्पी स्थिर रहती है या कांस्टेंट रहती है, या यह एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। जब ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है तो DH का मान क्या होगा, 0। जब DH का मान 0 है तो समीकरण 4 का मान जो है 3 में रख दो, एरो देख लीजिए। तो यहाँ पर DH का मान आ गया 0, ये आ गया Cp dt, प्लस की जगह प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, और ये हो गया dP। अब Cp dt को आप इस तरफ ले जाइए तो माइनस Cp इंटू dt इक्वल्स टू हो गया डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T इंटू dP। हम यहाँ से dt को ले लेते हैं और इधर से जो है dP को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया dt अपॉन डेल dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये Cp को आगे ले गए, माइनस को भी ले गए, तो माइनस 1 अपॉन Cp यहाँ आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, और बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डेल dt अपॉन dP एट कांस्टेंट H, इसको हमने कहा म्यू JT, J फॉर जूल, T फॉर थॉमसन। म्यू यानी कोफिशिएंट हो गया, म्यू JT का मतलब हो गया जूल थॉमसन गुणांक। म्यू JT बराबर हो गया डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट H। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, यहाँ पे म्यू JT रख देंगे, इक्वल साइन अपनी जगह आ गया, माइनस 1 अपॉन Cp और डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, इक्वेशन नंबर 6। ये है म्यू JT का मान या जूल थॉमसन गुणांक, किसके बराबर हो गया, माइनस 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। कई बार इसको प्रूव भी करवाया जाता है। अब हम चलते हैं आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। हम जानते हैं कि म्यू JT बराबर, अभी अभी आपने इक्वेशन नंबर जो 5 लिखी है,
वो उसको आप एज इट इज उतार दें। ये रही -1 म्यू जे टी इक्वल्स टू -1/CP डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। हम ये जानते हैं कि H बराबर होता है E प्लस पी वी, हम वेल नोन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। तो समीकरण 2 का मान जो है 1 में रख दो। क्या है यहाँ पे H है ना, इस H की जगह हम रख देंगे E प्लस पी वी रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, हम लिख देंगे म्यू जे टी अपनी जगह आ गया -1/CP डेल की जगह डेल, ये रहा डेल की जगह डेल, और H की जगह हम रख देंगे E प्लस, ये जो H है इसकी जगह आ गया E प्लस पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी लिख देंगे। आगे चलते हैं, म्यू जे टी इक्वल्स टू -1/CP, और इन दोनों टर्म्स को यहाँ जो जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, डेल ई अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस डेल ई की डेल पी इंटू वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। दोनों टर्म्स को हमने समीकरण 3 से जो है हमने अलग अलग कर दी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण जो मिला अभी आपको, उस समीकरण के प्रथम जो पद था, ये वाला जो पद है, इसको डेल वी से गुणा करते हैं और डेल वी का ही भाग दे देते हैं। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में डेल वी से गुणा करते हैं और डेल वी से ही भाग दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखो म्यू जे टी अपनी जगह आ गया -1/CP, डेल ई के नीचे लिख दिया हमने डेल वी एट कांस्टेंट टी, और डेल वी ऊपर आएगा, उसके नीचे हम लिख देंगे डेल पी, थोड़ा सा चेंज के साथ हम ये लिख देंगे। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, प्रथम पद को डेल वी से गुणा व डेल वी से ही भाग देने पर। अगला जो पद है प्लस अपनी जगह आ गया, देखिए ये रहा प्लस, और ये वाला पोर्शन एज इट इज आ गया। ओके, अगर आइडियल गैस की बात करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जूल का जो नियम है वो ये कहता है कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू होता है 0। यानी कहने का मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है आयतन का फलन नहीं होती, केवल ताप का फलन होती है। तो समीकरण 5 का मान आप हमें जो है समीकरण 4 में रखना है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि स्थिर ताप पर पीवी का मान क्या होता है, कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन, पीवी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का किसी के साथ भी अवकलन कीजिए तो रिजल्ट आता है 0। तो समीकरण 5 और 6 दोनों का मान जो है हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ से देखो ये आ गया, म्यू जे टी अपनी जगह आ रहा है, -1/CP अपनी जगह आ गया, डेल ई अपॉन डेल वी की जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया 0 इंटू डेल वी अपॉन डेल पी, प्लस की जगह आ गया प्लस, और इसकी जगह ये वाला मान रख देंगे तो आ गया 0 एट कांस्टेंट टी। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो म्यू जे टी इक्वल्स हो जाएगा -1/CP ब्रैकेट बंद 0 प्लस 0, 0 को 0 में जोड़ करके 0 ही आएगा, इसको -1/CP से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू जे टी का मान क्या आएगा 0। तो म्यू जे टी का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो आदर्श गैस के लिए क्या होता है, म्यू जे टी क्या है, जूल थॉमसन गुणांक। तो आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है 0 या 0 होता है। यानी आदर्श गैस को आप जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ले जाएंगे तो उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा, या जो गुणांक है डेल टी अपॉन डेल पी, उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 होगा। अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होगा 0 होगा। आदर्श गैस में वांडरवाल बल क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, अतः म्यू जे टी का मान क्या होता है 0 होता है। आगे हम चलते हैं वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।